दोस्तों नमस्कार। उसकी उम्र महज 16 बरस। पिछले साल ही उसने 10वीं की परीक्षा पास की। मां बाप चाहते थे कि ऊंची पढ़ाई करे और उसके बाद विदेश चला जाए। वहां जो भी कमाएगा उसका कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेजे, जिससे यहां पर कमजोर घर की दीवारों को मजबूत किया जा सके। और कुछ कमाई होगी तो ट्रैक्टर भी खरीद के ले आएंगे। एक दूसरा शख्स, इसकी उम्र 75 बरस, बेटे की उम्र 54 बरस, बेटे के बेटे की उम्र लगभग 18 बरस। पोता 12वीं की परीक्षा पास कर चुका है। दादा चाहते थे वह भी विदेश चला जाए, पढ़ाई करे और वहां पढ़ने के बाद जो भी कमाए उसके जरिए अपने गांव की जमीन को और उन्नत बनाए। इस देश को लेकर उनके भीतर की महक लगातार बरकरार रहे, यह चाहत चाहे 57 बरस के किसी दूसरे शख्स की हो या 45 बरस के किसी तीसरे शख्स की हो। लेकिन संयोग से जिस जिस उम्र के लोगों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं वह सभी मर चुके हैं। और मरे भी दिल्ली की सीमा पर पंजाब से निकलकर पहुंचने की दिशा में मौत हुई है। कोई बीमारी से मर गया, किसी ने खुदकुशी कर ली, कोई दुर्घटना में मर गया, किसी को ठंड ने मार दिया। क्या करेंगे आप? यह देश के भीतर की एक ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इस देश में लगता है कि कृषि सुधार की जरूरत कतई नहीं है। इस देश के तो पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है। आमूल चूल तरीके से इस देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक सत्ता कैसे ऐसे कानूनों को ला सकती है जिस कानून की धारा 13 या धारा 15 को पढ़ लीजिएगा तो आप उसके बाद अदालत का दरवाजा भी न्याय के लिए नहीं खटखटा सकते हैं। तो फिर इन मौतों का जिक्र हम आपसे क्यों कर रहे हैं? जिस देश के भीतर में अदालत और सरकार दोनों ही नागरिकों की नहीं सुने तो फिर सिर्फ आंखों में आंसू होंगे, एक रुदन होगी। और यह रुदन कितनी भयावह होती है आप जरा इन सिसकियों को सुनिए और महसूस कीजिए कि इस देश का सच इस बुजुर्ग के आंसुओं में क्या समा चुका है। यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती। इस देश में हमारी किसी को चिंता नहीं देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है न कोर्ट सुनती है। यह शख्स यूं ही नहीं रो रहा है। यह शख्स जानता है जिस जगह से वो आया है वहां पर बड़ी तादाद में लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से लौटेंगे तो यह कहते हुए लौटेंगे कि हमने हक की लड़ाई जीत ली है, हमें हक मिल गया है, यह सरकार हमारी है, इस देश के भीतर में अदालतें हमारी हैं। क्योंकि एक लंबी फेरिस्त है। 33 किसान, 33 परिवार, 33 युवा, 33 बुजुर्ग, जिसे जहां जिस रूप में आपको फिट करना है कर लीजिए। लेकिन सच यही है कि बीते 25 दिनों में 33 किसान परिवार इस दौर में अपने परिजनों को गंवा चुके हैं। और वह किसी पंजाब के बड़े शहर नहीं बल्कि छोटे छोटे पिंड से आते हैं। हर तबके के युवा भी उसमें हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें पिता बन चुके नवविवाहित दंपत्ति होने वाले शख्स, उसकी भी पहचान है। जरा इन तस्वीरों को अब एक नजर से देखना शुरू कीजिएगा और जरा समझना शुरू कीजिएगा कि क्या वाकई इतनी मौतों के बाद, और ये मौतें अगर पंजाब के किसानों के आंदोलन के साथ बढ़ती चली गई तो स्थितियां इस देश के भीतर में कितनी विकट होगी। जरा इन तस्वीरों को देखिए और उस बुजुर्ग के उन आंसुओं को याद कर लीजिए जो कह रहा था, ना तो अदालत हमारी न सरकार हमारी, हम क्या करें। तो जाइए जरा पहले इन नामों को देखिए। जयसिंह की उम्र 37 बरस, ये भटिंडा के हैं और भटिंडा के ही जतिंदर सिंह जिनकी उम्र महज 26 बरस, समाना के भीम सिंह 40 बरस की उम्र और नवा शहर के गुरप्रीत सिंह उम्र 21 बरस। सभी आंदोलन के लिए निकले। कोई दुर्घटना में मरा, कोई बीमारी में मरा, किसी को ठंड लग गई, किसी ने खुदकुशी कर ली। इस फहरिस्त में गुरप्रीत सिंह देखिए, ये सानौर के हैं। गुरजिंदर सिंह महज 16 बरस की उम्र, गढ़शंकर से आते हैं। गज्जान सिंह 60 बरस की उम्र और यह समराला से आते हैं। इसके बाद देखिए गुरजंट सिंह मानसा से आते हैं।
यतजिंदर सिंह की उम्र 31 बरस, पायल से आते हैं। सुरेंद्र सिंह नवाशहर के हैं। रविंदर पाल ये खन्ना के आते हैं। इन सभी की मौत हो चली है। ये सभी आंदोलन में शरीक होने निकले थे और ये फहरिस्त रुकती नहीं है। मोगा के मेवा सिंह उम्र 45 बरस, लुधियाना के भाग सिंह उम्र 75 बरस। इनका तो पोता भी आंदोलन के लिए निकल पड़ा, वह भी संघर्ष में शामिल है। अजनाला के यलवीर सिंह 57 बरस की उम्र। और राजकुमार नवाशहर से आते हैं। मक्खान सिंह मोगा से आते हैं। लाभ सिंह सानौर से आते हैं। सुखदेव सिंह फतेहगढ़ साहिब से आते हैं। अरदास करके निकले थे, सोच कर निकले थे कि दिल्ली जा रहे हैं संघर्ष के लिए और वहां से लौटेंगे तो फिर वापस 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष और आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नाभा के पाल सिंह हो, मानसा के धन्ना सिंह हो, होशियारपुर के 45 बरस के कुलविंदर सिंह हो या लखबीर सिंह जो कि तलवंडे साहिब के ही हैं, सभी की मौत हो चली है। सवाल है, इतनी मौतों को कांधे पर उठाए हुए दिल्ली की सीमा पर करते हुए आंदोलनरत किसान क्या वापस लौट पाएंगे? जी, एक एक नाम आपने देखा। इन परिजनों के घर के भीतर झांक कर देखिएगा तो लगभग 27 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 एकड़ भी नहीं है। किस रईस किसानों का जिक्र किया जा रहा है और बार बार जिसका एहसास कराया जा रहा है कि दरअसल यह इस देश के किसान नहीं है बल्कि राजनीतिक तौर पर किसी दूसरी दिशा में ले जाए जा चुके किसान है, यानी भ्रमित किसान है। यह कौन कह रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इस देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, इस देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं। कौन कह रहा है ये सब? और अलग अलग दिशाओं में मुंह ले जाकर बात करने की स्थितियां इस देश की जब सरकार की हो चली है और राजनीतिक तौर पर जिस देश की सत्ता ही यह ना माने कि ये नागरिक दरअसल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बल्कि कानून बनाते वक्त अदालत जाने के रास्ते भी उनके बंद कर दिए जाएं, तो क्या स्थिति होगी? पंजाब का सच आप जानना चाहते हैं? पंजाब में जितने भी किसान हैं, हर तीसरा किसान वहां गरीबी की रेखा से नीचे है। यह पंजाब के किसानों की स्थिति है। इतना ही नहीं बल्कि 96% किसान तो ऐसे हैं जो गरीब हैं। महज 4% किसानों के पास जमीन है, लेकिन जो जमा किसान हुए हैं और जिनकी मौत हो गई है, जो रो रहे हैं शख्स, वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में वह इस देश की पीढ़ियों को जो खिलाते चले आए, अपनी पीढ़ियों को किसानी में खपाते चले आए, आने वाले वक्त में उनके लिए भी 2 जून की रोटी मुहैया होनी मुश्किल हो जाएगी। सरकार फिर भी क्यों नहीं समझती है? क्योंकि लगभग किसानों की खुदकुशी की खबरें हमने विदर्भ से सुनी, मराठवाड़ा से सुनी, कर्नाटक से सुनी, तेलंगाना से सुनी, पंजाब से नहीं सुनी। पंजाब के दर्द को दबा दिया जाता है। पंजाब की सियासत ने बार बार रेड कारपेट पंजाब की हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर खूब किया है, लेकिन 21वीं सदी में यानी सन 2000 से लेकर 2020 तक लगभग 20,000 से ज्यादा किसानों और मजदूरों ने पंजाब के खुदकुशी की है। और यह डाटा जो है, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यह 3 डाटाओं से प्रभावित है। एक तो पंजाब की अपनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका डाटा है, जो इस भारत सरकार की एनसीआरबी है उसका डाटा है, और पंजाब की 3 यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च और सर्वे किया है उसका डाटा जब आप मिलाइएगा तो हर बरस लगभग औसत 1000 किसान मजदूर पंजाब का भी खुदकुशी करता है। लेकिन यह बात दिल्ली में बैठी हुई सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगेगी। वह नहीं समझ पा रही है कि क्या दर्द लिए हुए आंदोलन करने वाले सर्द हवाओं के बीच दिल्ली के मचान पर आकर बैठ गए हैं, और वो लौटे तो कैसे लौटे। बरस दर बरस हमको लगता है स्थितियों को अगर आप जानना चाहते हैं तो 2000 से लेकर 2016 तक 16,600 किसानों ने खुदकुशी की थी, और 2017 से अगर आप देखना शुरू करें, 2017 में 243 किसान, 48 मजदूर, 2018 में 229 किसान, 94 मजदूर, 2019 में 239 मजदूर, 239 किसान और 63 मजदूर, ये सभी ने खुदकुशी की है। इन खुदकुशी के पीछे की परिस्थितियों को जब जांचिएगा तो वो कर्ज में डूबी हुई स्थिति है। फसल के बर्बाद होने पर बीमा तो दूर की बात है, कोई राहत नहीं मिलती है।
और इस दौर में जो लागत मूल्य थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो फिर एमएसपी तो दूर की गोटी है, एमएसपी से भी कम कीमत में अनाज बिकने और बेचने की स्थिति में पंजाब के बहुतेरे किसान नहीं आ पा रहे हैं। इस देश के भीतर समाहित करके अगर आप पंजाब के किसानों को देखते हैं और इस देश को पंजाब के किसानों से अलग बांट देना चाहते हैं, तो यह सियासत तो राजनीति ने खूब की है। लेकिन इस देश के भीतर में वाकई इस राजनीति को बदलने की स्थिति अब पैदा हो रही है, तो क्या किसान, इस देश का किसान अगुवाई करने को तैयार नहीं होगा? क्या इस देश के किसान को अब इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को ही परिवर्तित करने की दिशा में नहीं बढ़ जाना चाहिए? क्योंकि सच क्या है? सच यह है कि जब बिहार के चुनाव हो रहे थे उस वक्त इस देश के भीतर में जो 42 कैबिनेट और स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं वह बिहार की गलियों में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जो हैदराबाद का चुनाव, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था, 18 मंत्री घूम रहे थे, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे। और अब जब बंगाल सामने आया है तो उसमें भी 6 मंत्रियों को समझा दिया गया है, 7 मंत्रियों को कि आपको वहीं रहना है, इसमें और तो और 2 राज्यों के और मंत्रियों को भी शामिल कर लिया गया है। अमित शाह खुद गृह मंत्री हैं बंगाल। क्या इस देश की स्थिति इस बात की इजाजत देती है कि देश का गृह मंत्री अभी से उन इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार शुरू कर दे जिसके चुनाव होने में अभी भी 4-5 महीने बचे हुए हैं? वो उन गलियों में घूम रहा है, उसे चुनाव जीतना है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। जल की स्थिति इस देश में ठीक हो गई है क्या, जो मंत्री चुनाव प्रचार के लिए नियुक्त किए गए हैं? अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर हैं, आदिवासी कल्याण के लिए हैं, उनको भी बोला गया है अब आप बंगाल में रहेंगे। मनसुख मांडिया जो कि केमिकल फर्टिलाइजर के मिनिस्टर हैं, उनको भी कहा गया आप बंगाल में रहेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल टूरिज्म और कल्चर से जुड़े हुए मंत्री हैं, उनको भी कहा गया है। संजीव बालियान जो कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज के मंत्री हैं, उनको भी कहा गया है बंगाल के चुनाव में चले जाइए, और एक सांसद वाली सीट उनको दे दी गई है। इसके मातहत आने वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों को आपको देखना है। केशव मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को, उनकी भी नियुक्ति हो गई है कि आपको बंगाल जाना है। नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर है, उनको भी कहा गया आप भी जाना है। और इसके अलावे अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो इसका मतलब है कि इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही काम कर रही है। तो किसान की क्या हैसियत है? और इस देश के बाकी तबके को अब कब समझ में आएगी कि उसको जो रोजगार चाहिए, जो डिग्रीधारी युवा है, ये सरकार रोजगार देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जोड़ लेगी और कहेगी कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, तब आपको हम कुछ पैसे दे देंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे 2016 में इसी बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस वक्त मुकुल राय नाडा साडा घोटाले में फंसे थे स्टिंग ऑपरेशन में, और शुवेंदु अधिकारी भी जो अब शामिल हुए हैं वह भी उसमें फंसे थे। बकायदा बीजेपी ने उसको राष्ट्रीय स्तर पर ट्वीट किया था, सोशल मीडिया में दिखाया था, उसका पूरा आईटी सेल लग गया और आज की तारीख में वह दोनों बीजेपी में है तो पाक साफ हैं। हमने गिनती शुरू की कि 2014 के बाद से इस देश के भीतर में कितने करप्ट एमएलए, एमपीज और निचले स्तर के नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो गए। आपको जानकर हैरत होगी, 16 एमपी, 42 विधायक और लगभग अलग अलग राज्यों के 4000 से ज्यादा ऐसे नेता जिनकी पहचान नेता के तौर पर अपने क्षेत्र में है, लेकिन वो करप्ट हैं, उन पर दाग लगे हुए हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो हलफनामा दाखिल करते हैं, वह भी बीजेपी में शामिल हो गए। वह बीजेपी जो जिनके नेता बार बार कहते हैं कि हमारी नीयत गंगा और नर्मदा की तरह साफ है, ये कल्पना के परे है। इसका मतलब है इस देश में अब राजनीतिक आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, और यह स्थिति इस देश के भीतर में आएगी ही जबकि राजनीतिक तौर पर एक भयानक शून्यता विपक्ष के तौर पर है। सवाल यह अब आ गया है कि अगर विपक्ष की भूमिका जनता को निभानी पड़े तो फिर होगा क्या? आज की स्थिति में किसान विपक्ष के तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद है, अपने गांव खेड़ से चल रहा है, कोई राजस्थान से चलना चाहता है, कोई मध्य प्रदेश से निकलना चाहता है, कोई छत्तीसगढ़ से निकलना चाहता है, कोई गुजरात से आना चाहता है, कोई तमिलनाडु से आना चाहता है। उनको रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और रोकने के प्रयास बाय फोर्स किए जा रहे हैं। पुलिस को निर्देश है,
वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश है, और उसकी दूसरा चेहरा नजर आता है जब आईटी और ईडी के रेड्स पड़ने शुरू होते हैं। बैंकों को नोटिस दिया जाने लगता है कि जो भी पैसा एनआरआई और इनके बच्चे, किसानों के बच्चे जो भेज रहे हैं, जो विदेशों में काम करते हैं, कोई कनाडा में काम करता है, कोई ब्रिटेन में काम करता है, कोई अमेरिका में काम करता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, यह बच्चे जो पैसा भेज रहे हैं कि आंदोलन को किसी भी रूप में कमजोर नहीं होना देना है, तो उन पर क्यों नहीं आप बैंकों से कह रहे हैं कि उन पर चार्ज लगाइए, नोटिस भेज दीजिए और कहिए कि एफसीआरए कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। पैसा रोकने के लिए भी इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल, और जो छापे मारे गए वो आड़तियों के यहां छापे मारे गए, जो 14 आड़ती थी उनके यहां कल छापे मारे गए। यह भी स्थिति कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने के लिए, लेकिन आंदोलन को कमजोर करने के लिए कौन छापे मार रहे हैं? इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले नौकरशाही ही है। इस देश की नौकरशाही को भी समझना होगा कि वह पॉलिटिकल नहीं है। इस देश के भीतर में कोई भी प्रोफेशनल पॉलिटिकल नहीं होता है। वह अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी बरतता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद जो आदेश दिया गया है वो आदेश सही है, कानूनी तौर पर सही है, लेकिन जो कानून बनाए जाएं उस कानून में जब लोगों को ही अदालत में दरवाजा खटखटाने की स्थितियों को भी बंद कर दिया जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि राजनीतिक सत्ता गैर कानूनी तो नहीं हो गई है, और राजनीतिक सत्ता ने अपने तौर पर अपने आप को बनाए रखने के लिए कैसी परिस्थिति तो नहीं बना दी है जहां पर वह जिन बातों का जिक्र बार बार करे उन बातों को ढोल पीटते हुए, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे मीडिया हो, चाहे संपादक हो, कोई हो, हर कोई उसके अनुकूल परिस्थितियों को सिर्फ बताना शुरू कर देगा। अगर यह स्थिति आ चली है और अगर इन स्थितियों के साथ यह महसूस अब होने लगा है कि वाकई इस देश में लोगों को बांटा जा सकता है, इस देश के भीतर में इतनी असमानता है कि आप किसी को भी किसी भी तरीके से बांट सकते हैं। किसान के खिलाफ किसान खड़ा होगा, आदिवासी के खिलाफ आदिवासी खड़ा होगा, मिडिल क्लास के विरोध में मिडिल क्लास का व्यक्ति रहेगा, एक नौकरशाह के विरोध में दूसरा नौकरशाह रहेगा, एक पुलिस वाले के खिलाफ में दूसरा पुलिस वाला रहेगा, एक ईमानदार के खिलाफ में दूसरा ईमानदार अपने तरीके से सरकार के साथ खड़े होकर परिभाषा गढ़ेगा। यह सारी परिस्थितियां इस देश में मौजूद है। तो क्या यह मान लिया जाए? उस बुजुर्ग की आहट को फिर सुनिएगा जिसने इस बात का जिक्र किया कि इस देश में ना तो अदालतें हैं ना सरकार है, तो हम क्या करें। हमको लगता है इन आंसुओं को एक बार फिर जरा महसूस कीजिए आप। यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती। इस देश में हमारी किसी को चिंता नहीं देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है न कोर्ट सुनती है। तो क्या यहां पर यह महसूस आपको नहीं होता है कि इस देश के भीतर में जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके भीतर भी कहीं कोई गूंज सुनाई दे कि हमें हमारा क्या काम है और हमें किस तरीके से किसानों से पेश आना है? किसानों के निजी हक कुछ भी नहीं है क्या? किसान अगर इस देश में इस लहजे में आकर खड़ा हो गया है जहां पर उसे लगता है कि अदालतें उसकी नहीं है, तो इस देश का एक सच तो यह भी है, इस देश के भीतर में जिसकी जेब में पैसे नहीं है वह इस देश में अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। यह भी एक फैक्ट है, क्योंकि इस देश के भीतर में आप जब अदालत तक पहुंचते हैं तो वहां फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें नहीं होती है। यानी आपने धीरे धीरे इस देश के पूरे सिस्टम को एक ऐसे पूंजी में पिरो दिया है जहां पर जिसके पास पैसा होगा वह देश की पॉलिसीज उसी के लिए काम करेगी। और उसकी अगली कड़ी यह थी कि जब आपकी इकोनॉमी फेल हो गई, जब आपकी हथेली में पैसे नहीं बच पा रहे हैं, आपके अपनी व्यवस्था के तहत जो सिस्टम आपने खड़ा किया वह जब फेल होने लगा, तो एक ऐसी परिस्थिति में आ गए कि अब इस देश के भीतर में उस कॉरपोरेट और पूंजी वालों के हाथ में आप पूरा सिस्टम थमा दीजिए कानूनी तौर पर, जिससे कल कोई संविधान की व्याख्या करने ना निकल पड़े कि संविधान में तो कॉरपोरेट का जिक्र नहीं है, संविधान में तो नागरिक का जिक्र है और नागरिक को अधिकार मिलते हैं। किसानों की संख्या जो सिंधु बॉर्डर पर है, किसानों की तादाद जो टिकरी बॉर्डर पर है,
किसानों की तादाद जो कि गाजीपुर बॉर्डर पे है, इनके भीतर जब आप घुसिएगा और झांक कर शुरू कीजिएगा तो हर किसी की अपनी रुदन उसके अपने गांव और घर की परिस्थितियां ही बतलाती है। वो बतलाता है कि किन परिस्थितियों में उसका जीवन चल रहा है। वह कोई हो, वो राकेश टिकैत नेता क्यों ना हो, उसकी भी परिस्थितियां कोई बहुत अनुकूल नहीं है। और ना ही कोई मध्य प्रदेश से आंदोलन करने आए शिव कुमार के घर की स्थितियां कोई अच्छी है, वो भी फक्कड़ और मुफलिसी में करते हैं। पंजाब के भीतर के किसान, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे त्रिलोचन जी हो, इन सारे किसानों के भीतर की परिस्थितियों को झांकिएगा, या गजावत जी जो कि टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं उनकी परिस्थितियों को देखिएगा, तो आप समझ पाएंगे इस देश का सच मौजूदा वक्त में यही है कि हर तबका अपनी जगह हैरान और परेशान है, लेकिन वह अकेला है। और इस देश की राजनीतिक सत्ता बिल्कुल नहीं चाहती है कि लोग एकजुट हो जाएं। लेकिन पहली बार इस देश में एक उम्मीद जगी है। इसलिए इस बुजुर्ग के रुदन के साथ अगर आपको जुड़ना है तो इस एहसास को जुड़ना है कि दरअसल चीजों को बदलना है। अब सवाल घर लौटने का नहीं है, सवाल अब उसके आगे की परिस्थितियों का है, क्योंकि सत्ता ने तो पूंजी की गुलामी कर ली है और उसकी राजनीतिक सत्ता पूंजी के आश्रय ही बनी रहेगी। इसके भी वह उपाय लगातार खोज रही है, कभी बहका रही है, कभी कुछ घूस देती है, कभी किसी को कुछ देती है, कभी किसी के करप्शन को ढक लेती है, कभी किसी को शामिल कर लेती है अपनी। यह राजनीतिक सत्ता की फितरत हो चली है, लेकिन जनता की यह फितरत कहीं नहीं है और कतई नहीं है। जनता के भीतर वह आग धीरे धीरे ही जागेगी और इस देश के भीतर में जो अलग अलग मुद्दे बिखरे पड़े हैं ना, आने वाले वक्त में ये किसानों के बीच आकर वह अपने मुद्दों का भी इजहार करेंगे। इंतजार कीजिए, चंद दिन और इंतजार कीजिए, क्योंकि स्थिति इस देश के भीतर में जब आपका जीएसटी कैलकुलेशन है वो डगमगा चुका है, डिसइन्वेस्टमेंट आपका हो नहीं पा रहा है, जो इनकम टैक्स लोग देते हैं वह भी कम हो गया है, आप जो सेस लेते रहे हैं उसके टैक्स की मार से लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। स्थितियां जब इस रूप में नाजुक होती चली जा रही है तो सरकार बहलाएगी, फुसलाएगी। सवाल यह नहीं है कि आप कभी गुजरात के किसानों से बात करते हैं और उन किसानों के जरिए इस मैसेज को देते हैं कि हमने तो यहाँ के सिख किसानों से बात की, या फिर मध्य प्रदेश में पंचायतों में बात की, या फिर हम कहीं गुरुद्वारे में ही चले गए। देखिए, यह स्थितियों से काम इस देश के भीतर में सियासी तिकड़मों से काम नहीं चलेगा। पहली बार किसानों के पास भी एक मौका है कि वह इस देश की अगुवाई, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए करें अब, क्योंकि राजनीतिक शून्यता ने ही इस किसानों की दर्द को और ज्यादा त्रासदीदायक बना दिया है। 3 बातें आखिर में। पहली बात, इस देश के भीतर में जितनी समस्याओं से हर समुदाय जुड़ रहा है उसको अब हर समुदाय के दूसरे समुदाय के संकटों से गुजरना होगा, चाहे वो डिग्रीधारी बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे शिक्षक की नियुक्ति के लिए इंतजार करता हुआ शख्स हो, चाहे वो रेलवे का पर्चा भरने के बाद परीक्षा का इंतजार कर रहा हो। स्थिति अनुकूल नहीं होगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा। दूसरी बात, इस देश में जनता को ही विपक्ष की भूमिका लेनी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज विपक्ष के तौर पर बिल्कुल नहीं होगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे आंदोलनों को जिलाए रखने के लिए और इस आंदोलन को ही देश में कन्वर्ट कर देने के लिए लोगों की सहभागिता और सरोकार दिली तौर पर हो, फिजिकली हो ना हो, लेकिन धीरे धीरे चीजें जुड़ेंगी, क्योंकि क्राइसिस बड़ा हो रहा है और सरकार जिस रास्ते चल पड़ी है उस रास्ते में वो बंद गली के आखिरी मकान पर जब पहुंचेगी तो वहां इस देश का नागरिक खड़े होकर उनसे न्याय नहीं मांगेगा, बल्कि वो न्याय करने की परिस्थितियों में आ जाएगा। बस इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।